चलिए। सबसे पहले जो हमारा, आप सबको पता है, हमारा जो एग्रीकल्चर का जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं कृषि केयर डिवीजन, कृषि केयर, है ना। कृषि को की केयर करने के लिए हमारा स्पेशल डिवीजन है जिसका नाम कृषि केयर डिवीजन। और हमारा मिशन है, एक्चुअली जब भी किसी के पास जाए तो कोशिश करें अपने मिशन के बारे में बात करें, अपने उसके बारे में बात करें। जी देखिए, किसी किसान के पास जाना, आपको बात शुरुआत कैसे करनी है? जाते ही कभी भी ये मत बोलना कि जी मैं एक कंपनी से आया हूं और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कभी भी आपको इस तरह की बातें नहीं करनी है। आपको शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत ये करना है कि सर, मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, या मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं जिसका नाम है वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये सर जयपुर में हेड ऑफिस है और पैन इंडिया में हमारे खुद के स्टोर्स हैं। और हमारी जो कंपनी है सर, हमारी कंपनी हेल्थ और एग्रीकल्चर, अब जहां पे भी जिससे भी बात करने जाए ना तो कोशिश करे उस फील्ड की ही अहमता उसके दे। अब किसान के पास गए हैं तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना है कि जी हम हेल्थ के भी प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारा एग्रीकल्चर का भी काम है सर। और हमारा जो एग्रीकल्चर का, आप मान लेते हैं एक गांव में गए, वहां पे किसानों को इकट्ठा किया, तो आप वहां खड़े होकर बात कीजिए कि जी आप सबको पता है कि हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है, उसी पे जीवन यापन होता है। हमारे देश की मेन एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हमारी कंपनी उसी एग्रीकल्चर पे काम करती है। सर हमारे डिवीजन का नाम है कृषि केयर और हमारा मिशन है, हम एक मिशन लेके काम। जहां पे भी मिशन शब्द बताओगे ना तो लोगों को लगेगा कि यस ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, इनका कुछ मिशन बना के काम कर रहे हैं, इनका कोई टारगेट है। तो किसानों को बोले सर हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, ये हमारा मिशन है। इस मिशन पे हम काम हमारी कंपनी काम करती है। और इसी मिशन के तहत मैं बात करने के लिए आज मैं आपके गांव में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं, ताकि हम आपको भी बता सकें कि कैसे विश्व मुक्त खेती होगी। प्रोडक्ट बेचने की बात मत करना अभी। जाते ही प्रोडक्ट बेचने पे हम बात, बस शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि जी हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये बहुत अच्छा ना। कभी भी आप सेल्समैन की तरह मत रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू ए बिजनेसमैन, है ना। हमें अपने मिशन और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। बेचने की तो अगर अगर आपको आपके बताने में अगर दम है, अगर आप प्रॉपर समझा पाए तो बेचना नहीं पड़ेगा आपको। तो आपकी शॉर्टेज हो जाएगी, लोग लोग इतना डिमांड करेंगे कि आप दे नहीं पाएंगे। हमें कभी भी कोशिश करना, जब भी किसी भी, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो चाहे एग्रीकल्चर, जब भी किसी के पास जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात ना करें। मैं हमेशा ये बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं करनी है। पहले उसको थोड़ा सा उसका बेस, आपको बेस, ताकि वो प्रोडक्ट की डिमांड की बने। ऐसा नहीं जाते कि जी मेरा ये है, मेरा ये आता है, ये ले लो ना। कभी भी नहीं। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर बिजनेसमैन। तो हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, याद होना चाहिए आपको। हमारा मिशन है जी विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, ये हमारा मिशन है। हमारी कंपनी इस मिशन पे काम करती है और हम एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न रूप में, एग्रीकल्चर में कुछ मॉडर्न चीजें लेके आए हैं जो मैं आज आपके सामने बताने आया हूं या बतानी आई। अब वो बोलेंगे ठीक है जी बताइए आपका क्या मिशन है और आप इस पे कैसे काम करना चाहते हो, तब अब उस पे आगे हम बढ़ेंगे। अब उसके बारे में हम बताएंगे। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसानों को बताने की बातें नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ ये बातें। शुरू में किसान को तो बस हमें अपनी कंपनी के बारे में और अपने मिशन के बारे में बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है काम करने के लिए। लेकिन ये सारी इंडस्ट्री आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये आपकी बेसिक नीड है। बाकी सब इंडस्ट्री आपके आपकी इनकम पे, कि आपको अच्छा इनकम हुआ तो आप गाड़ी खरीद देंगे, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप रियल एस्टेट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे। वो लोग, वो जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करते हैं इंसान की इनकम के ऊपर। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर हम डिपेंड है, ये हमारी बेसिक नीड है। अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ही हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है, भोजन मिलता है। पुराने समय से ही सुनते आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान इंसान की नीड है। रोटी कपड़ा और मकान, है ना। उसमें से भी अगर मैं बात करूं, इन तीन इंपॉर्टेंट नीड्स में से भी अगर मैं बात करूं, तो बिना कपड़े के भी हम जिंदा रह सकते हैं और बिना मकान के भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना रोटी के हम जिंदा नहीं रह सकते। रोटी का मतलब जो भी खाने की चीजें, तो उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और वो मिलती कहां से? हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। तो ये हमारी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और ईमानदारी से बताऊं, हम में से जितने लोग हम हेल्थ पे काम करते हैं ना, हेल्थ के साथ साथ हम एग्रीकल्चर पे भी काम करने लगे, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भारत की। हमारे देश के जो मेन जो जीवन यापन है लोगों का, वो कृषि के माध्यम से। तो इस पे आप फोकस कीजिए, इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए आप। तो चलिए अब बात करते हैं इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए हो क्या रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो, अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं,
1970 की अगर मैं बात करूं तो 1970 में हमारी देश की जनसंख्या थी 53 करोड़, 53 CR। समझना मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1970 में जनसंख्या थी 53 CR, 2023 में होगी 142 करोड़। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसको एग्रीकल्चर जो उत्पादन है वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? जितना हम 1970 में उगाते थे उतना ही अगर उगाएंगे तो क्या आज की जो जो हमारी पॉपुलेशन है, क्या उसमें वो फिट बैठ पाएगा? क्या वो उसकी पूर्ति कर पाएगी? आप सबका जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमें उसका उत्पादन, हमारी फसलों का उत्पादन ज्यादा चाहिए। अब हो क्या रहा है, अब भारत की जो बाउंड्रीज थी वो 1970 में भी इतनी थी और 2023 में भी उतनी। ऐसा नहीं है कि 1970 में भारत इतना छोटा सा था और अब भारत फैल गया, भारत ने आसपास के देश भी अंदर ले लिए क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, ज्यादा जमीन चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। अब अब जनसंख्या बढ़ी, समझना, जनसंख्या 53 करोड़ से 142 करोड़ पहुंच गई और जमीन उतनी है। अब जमीन उतनी है तो जो जनसंख्या बढ़ रही है वो रहेगी कहां पर? उसके मकान कहां पे बनेंगे? ऑफिसेज कहां पे बनेंगे? तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए, जमीन बढ़नी चाहिए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है और जो एग्रीकल्चर करने की जो लैंड है वो घट रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। या तो जनसंख्या के अनुसार जमीन भी बढ़ती जाए। अब जिस ऑफिस में मैं बैठा हूं, हो सकता है आज से कुछ साल पहले यहाँ पर खेती होती होगी, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता होगा, चावल उगते होंगे, कुछ भी उगता होगा। आप भी जहां पर आज आपके घर है, खेतों में घर बना रखे हैं लोगों ने, वहां पे पहले खेती होती थी। अब सोचो, खेत जमीन जहां एक तरफ बढ़नी चाहिए थी जनसंख्या के अनुसार घट रही है, तो डबल हो गया हमारे लिए काम कि जमीन, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जमीन घट रही है। तो ये बड़ा संघर्ष का मामला हो गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? कम जमीन में ही, कम जमीन में ही हमें ज्यादा पैदावार करनी पड़ेगी। ये जनसंख्या तो अभी ब्रेक लगा नहीं है, भारत उतना ही है, भारत की जमीनें भी उतनी ही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों में हम चाइना को अपने अंदर मिला लेंगे, पाकिस्तान को मिला लेंगे, बांग्लादेश को मिला लेंगे और इन सारी श्रीलंका को भी अपने अंदर ले लेंगे। ये हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमें जमीन ज्यादा चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनको अंदर मिला भी लिया तो उनके लोग भी आएंगे साथ में। खाली ऐसा तो नहीं जमीन जमीन हमें कोई दे देगा, नहीं देगा। तो हमारे पास जमीन उतनी ही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हरित क्रांति आई, एक एक रिवोल्यूशन आया कि कैसे अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चीजों को, उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक हरित क्रांति आई, 1968 में हरित क्रांति का पहली शुरुआत हुई। उसमें यह था कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो उसमें तीन चीजें की गई, तीन चीजें इंप्लीमेंट की गई। पहली चीज, हाइब्रिड सीड किए गए। पहले नॉर्मल सीड्स आते थे, बीज ऐसे आते थे जिनसे फसल कम होती थी। तो पहला रिवोल्यूशन क्या किया गया? हाइब्रिड बीज लाए गए ताकि ज्यादा फसल हो। बहुत अच्छा काम हुआ। पहले जहां कुछ क्विंटल कुछ मन अनाज होता था, हाइब्रिड बीज आने के बाद बढ़ गया, अच्छी बात हो गई। दूसरा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लाए गए। पहले नॉर्मल अपना खाद वाद डालते थे गांव में जो होता था, उसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लाए गए ताकि अच्छा पोषण मिल सके आपकी फसल को और फसल की बढ़ सके। ये भी रिवोल्यूशन हुआ। फिर पेस्टिसाइड लाए गए। पहले कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े थे, या कोई भी बीमारी लगती थी फसल में तो फसल खराब हो जाती थी, तो उसके लिए कीटनाशक आए गए, बहुत स्ट्रॉन्ग कीटनाशक आए, जिससे फसल खराब होने से बची और उत्पादन बढ़ा। तो ये तीन रिवोल्यूशन किए गए, हाइब्रिड बीज लाए गए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लाए गए और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन तो बढ़ने लगा इन चीजों से, लेकिन साथ ही साथ कुछ ड्रॉबैक भी आए। क्या ड्रॉबैक आए? पहला तो कि हर साल हाइब्रिड बीज और सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इतना खर्चा होने लगा, इतना खर्चा होने लगा कि अगर हम औसत की बात करें तो उत्पादन इतना नहीं बढ़ा जितना खर्चा बढ़ गया। किसान फिर वही कर्ज में रह गया। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उसके मुकाबले खर्चा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। आज यूरिया इतना डाला है, अगले साल फिर और ज्यादा यूरिया डालेंगे, अगले साल इतने सारे पेस्टिसाइड डालेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे। इसके मुकाबले उसका उत्पादन, जब पूरे साल उसने खर्चा किया और लास्ट में जब अपनी फसल बेची तो जो खर्चा किया था उससे भी कम फसल भी की, तो हो गया कर्जे में। तो ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। बहुत कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बहुत रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट एक ही है कि हमें जमीन कम है, उसमें उत्पादन बढ़ाना है और खर्चे भी कम करने हैं। भाई उत्पादन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी कम करने हैं कि कैसे किसान के खर्चे कम हो और पैदावार बढ़े। तो ये हमारा उद्देश्य है।
इसी उद्देश्य पे हम काम करने वाले हैं और इसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। तो अब कैसे होगा ये पॉसिबल, कैसे होगा उस पर बात करते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से समझने की चीजें हैं। देखो, पहली बात तो जो मैंने बताया कि कुछ ड्रॉबैक हुए, नए नए फर्टिलाइजर्स आए और कीटनाशक आए, हाइब्रिड बीज आए, तो एक तो किसान का खर्चा बढ़ गया। दूसरा, इन सब आने से बीमारियां बढ़ गई, बहुत तरह के कीटनाशक डलने लगे जिससे बीमारियां होने लगी। आपको पता है कितने पेस्टिसाइड इंड्यूस्ड डिजीज, बहुत बड़ी बीमारियां, कैंसर, पहले इतना नहीं होता था कैंसर, आज बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है कैंसर, इतनी बड़ी बीमारी बन चुका है। मैं पहले भी एग्जांपल दिया था, आज फिर एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सबको पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, अगर मैं भारत की बात करूं तो पंजाब में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से कैंसर के सबसे ज्यादा मामले पंजाब में पाए जाते हैं। डायरेक्ट लिंक है। जितना ज्यादा कीटनाशकों का, जितने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल फसल में होगा, सीधी सी बात है, जो आप डाल रहे हो फसल में वही तो आप खा रहे हो। आप डाल रहे हो तो गेहूं में जहर डाल रहे हो, फिर बोलते हो मेरे को कैंसर ना हो, मेरे को बीमारी ना हो, मेरे को बीपी ना हो, मेरे को शुगर ना हो। कैसे पॉसिबल है? ये सब इंड्यूस्ड है जो हम खा रहे हैं। जैसा हमारे आयुर्वेद में बताया गया ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन। तो जो अन्न में डल रहेगा वैसा ही तो आपका मन होगा, वैसा ही आपका तन होगा। तो आप चाहोगे मैं फिट रहूं, लेकिन फसल में आप जहर डाल रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। इतने आज इतने इतनी गंभीर स्थिति बन गई है कि पंजाब से रोजाना एक रात को एक ट्रेन चलती है, रोजाना एक ट्रेन चलती है पंजाब से। और वो राजस्थान का एक बीकानेर का चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल है, एक ट्रेन डेली चलती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। उसका नाम ही पड़ गया कैंसर ट्रेन। पूरी ट्रेन कैंसर के मरीजों की भर के आती है, पंजाब से लेके बीकानेर, रोजाना रात को 8 बजे के करीब उसका टाइम था। पहले, अब मुझे पता नहीं क्या टाइम, आप गूगल पे सर्च करेंगे दिख जाएगा कैंसर ट्रेन। सोचो, डेली कैंसर से भर के, कैंसर के मरीजों से भर के एक ट्रेन आती है। अगर अभी भी नहीं संभले ना दोस्तों, हम सबको यही लगता है, किसी आपके पड़ोस में भी किसी को कैंसर हो गया ना, तो उसको देख लेंगे, आपका दिल दुखी होगा, कैंसर हो रहा, कितनी गंभीर बीमारी कैंसर। लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं, मुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने ऐसा क्या प्रोटेक्शन कर रखा है कि आपको कैंसर नहीं होगा? आपके गांव में किसी को हो गया, आपके पड़ोस में किसी को हो गया, तो आपको क्यों नहीं होगा दोस्तों? अब आजकल तो बड़े दुर्भाग्य की बात, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होने लग गया है। 20-20, 25-25 साल के युवाओं को कैंसर होने लग गया है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, बड़ा बड़ा। और कैंसर जिसको हो जाता है ना, आप उसको पता है उसका जीवन कैसा हो जाता है दोस्तों। तो ये सब नतीजा किसका है? जो हमने अपनी फसल में जो कीटनाशक डाले हैं, जो जो पेस्टिसाइड डाले हैं, उनका नतीजा है किस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी। तो अब क्या ऐसा करें भाई? ऐसा कुछ उपाय क्या करें कि हमारी फसल भी अमृतदायी रहे? यही तो हमारा टारगेट था, हमारा मिशन क्या था? विषय मुक्त खेती, अमृतदायी फसल। अकेला ये नहीं था कि पैदावार बढ़ानी है, बढ़ाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। साला डालो खूब सारा खाद, डालो उसमें बहुत सारा जहर, बढ़ जाएगी। अरे ऐसी फसल बढ़ा के क्या करोगे? हमारा टारगेट है विष मुक्त खेती, कि जहर भी ना डले। और फसल जब जहर नहीं डलेगा तो फसल कैसी होगी? अमृतदायी होगी। और तभी हमारा किसान भी समृद्ध होगा और तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा किसान जिस दिन समृद्ध होना शुरू होगा ना, उसी दिन आप भी स्वस्थ रहना शुरू होंगे, बीमारियां बचेंगी। अभी हो क्या रहा है? सब सब मरे जा रहे हैं, केवल एक जो हॉस्पिटल्स है वो बढ़े जा रहे हैं। सारा पैसा पूरे कमाया, जिसने पूरे जीवन में देखा एक आदमी को, उसको उसके बेटे को कैंसर हो गया, तो सारी उम्र बेचारा किसान था, पूरी उम्र जो कमाया उसने सारा उसके कैंसर के इलाज में लग गया। पूरे साल की दिन रात की मेहनत, रात को खड़े हो के जो खेती में पानी देता था, वो सारा के वहां हॉस्पिटल में बिल भर रहा है। बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों, हमें अब अगला हमारा मिशन कैसे पूरा होगा उस पर बात करते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिकल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल सी बात है। कोई भी फसल है आपकी, कोई भी फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो चावल की फसल हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, इसके अलावा चाहे कोई सब्जी हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो मिर्च हो, इसके अलावा फ्रूट्स हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो आंवला हो, कोई भी कोई भी पौधा, किसी भी चीज का पौधा, चाहे वो फसल का पौधा हो, चाहे वो खेती किसी सब्जी का पौधा हो, चाहे वो फल का पौधा हो, चाहे वो फूल का पौधा हो, किसी भी चीज का पौधा हो, उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए, उसको खाना चाहिए। आपको और हमें भी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए, खाना चाहिए। तभी हम ग्रोथ होंगे, तभी हमारे सारे फंक्शन दिखेंगे, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं, तभी अच्छा बोल सकते हैं, तभी अच्छा खा सकते हैं, तभी अच्छा दौड़ सकते हैं। तो फसल के जो भी काम है, जो भी उस पौधे के गुण है, चाहे आपको अच्छा फ्रूट चाहिए, चाहे आपको अच्छी बाली चाहिए, चाहे आपको अच्छे फूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए उसको पोषण चाहिए। अगर इस पोषण पे आपने फोकस कर लिया कि क्या पोषण चाहिए और वो मैं कैसे पूरा करूंगा, तो फसल अपने आप बढ़ जाएगी। कोई साइंस नहीं है ये, कोई जादू नहीं है।
तो दोस्तों, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, किसानों के पास जाइए, उनको बताइए ये बातें जाके। कोई भी पौधा है, उसको ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली बात चाहिए उसको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। वो भगवान की दया से सूर्य भगवान हमारे पास है और वो प्रकाश सबको आसानी से मिल रहा है, प्रकाश आप दे सकते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो भी भरपूर है एनवायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं है। वाटर चाहिए, पानी चाहिए। उसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर, जमीन चाहिए, जमीन का स्ट्रक्चर चाहिए। एक तरफ ये चाहिए, दूसरी तरफ उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और पोषक तत्व दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर। हमें भी, हमारे शरीर को भी वैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? मोटा मोटी बात करें तो हमें, आप बोलेंगे जी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, तीन तो है हमारे मैक्रो। उसके अलावा माइक्रो में हमें क्या चाहिए? हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए, हमें मैग्नीज भी चाहिए, हमें जिंक भी चाहिए। ऐसी चीजें, हमें विटामिन बी 12 भी चाहिए, हमें विटामिन ए भी चाहिए। तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नहीं तो उनकी कमी से कोई कोई बीमारी होने लगेगी। विटामिन ए की कमी होने लगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो सकती है। विटामिन बी 12 की कमी से आपको, आपके मुंह में छाले बार बार होना और ये सब कुछ होना, आपकी गट गट हेल्थ खराब होना। विटामिन विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। विटामिन कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां बुरबुरी हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। उसी तरह पौधे को ग्रोथ करने के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रो में 6 है। मैक्रो में कितने न्यूट्रिएंट है? 6 है, लिख लो। बताओ किसानों को जाके कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को चाहिए, कोई भी फसल, सबकी बता रहा हूं, जनरली बता रहा हूं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट 6 है, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाश, सल्फर, मैग्नीज और कैल्शियम। ये 6 है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो, सॉरी, ज्यादा, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो है मैक्रो। अभी मैं केवल स्क्रीन पे, मैं केवल मेरी पिक्चर ये देख पा रहा हूँ, आप सब लोगों को ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ कुछ लोग रैंडमली आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीजें, जो चीज आपको नोट करनी चाहिए वो आप नोट कर रहे होंगे, है ना? तो आप प्लीज जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट करते रहे साथ में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बड़ी मात्रा में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और जो थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो, अब मैक्रो में 6 है। इन 6 को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मैं बताऊंगा आगे। मैक्रो में है नाइट्रोजन, फिर से नाम बता रहा हूं, एनपीके। एक तो 3 है एनपीके, इसको शॉर्ट में लिख लो एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को के लिखते हैं, के। तो एनपीके। फिर सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और कैल्शियम चाहिए। एसएमजी और सीए, ये चाहिए, एनपीके, एसएमजी और सीए, ये 6 है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए? बोरोन चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, क्लोराइड चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए और जिंक चाहिए। ये इंपोर्टेंट लिए मैंने, कुछ एक दो और भी मिस हो रहे होंगे, पर ये जो इंपोर्टेंट है वो मैंने सेलेक्ट किए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको और आगे डिफाइन करें हम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं, तो मैक्रो को भी दो दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तीन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्राइमरी तुरंत चाहिए, सेकेंडरी चाहिए लेकिन वो मैक्रो ही है लेकिन वो सेकेंडरी हो गए। जैसे ये पूरे, इसमें आप ये जो स्लैब दिख रहा है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे हमें क्या चाहिए था? कार्बन चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए थी, पानी चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, लाइट चाहिए थी। ये सब हमने पानी, हवा से मिल गया। उसके बाद प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी में 3 है, एनपीके, ये 3 है प्राइमरी। जो पहले 3 है वो प्राइमरी, उसके बाद जो 3 बच गए, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये है सेकेंडरी। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए। और अच्छे से समझते हैं आप, इसमें मैंने देखो इधर लिखा है, आप ध्यान से समझना। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमें ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट से मिल गया। उसके बाद प्राइमरी है 3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। सेकेंडरी, ये दोनों ही मिला के मैक्रो है, सेकेंडरी, लेकिन 3 प्राइमरी है, 3 सेकेंडरी है। कि प्राइमरी तो इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। सेकेंडरी इसके बाद चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और फिर माइक्रो में वही है, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहां तक की बातें समझ में आई? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 3 तो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, 1 2 3, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एनवायरनमेंट से मिल गए। उसके बाद 3, 1 2 3 प्राइमरी है, 3 सेकेंडरी है मैक्रो में, तो 6 ये हो गए। और 7 हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 तरह के जो खाना है वो पौधे को चाहिए।
अगर ये 16 प्रकार का खाना उसको मिल गया तो उसकी ग्रोथ भी होगी, अच्छे फ्रूट्स लगेंगे, अच्छे बीज बनेंगे, अच्छी सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है उसको जो बढ़ने के लिए, उसको बीमारी से बढ़ने के लिए ये 16 प्रकार का खाना चाहिए। इसमें पहले 3 प्रकार का एनवायरमेंट से मिल गया, आगे की जिम्मेदारी हमारी है कि अब ये खाना उसको कैसे पूरा किया जाए। अब कैसे पूरा करते हैं जनरली किसान इसको कैसे पूरा करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं कि किसान इसको कैसे पूरा करते हैं। अब पहली बात प्राइमरी पे चलते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो पौधे को सबसे पहले चाहिए, ये 3 प्राइमरी है, ज्यादा मात्रा में चाहिए और सबसे पहले चाहिए, तो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, NPK। अब इनको कैसे पूरा करते हैं? आप में से बहुत सारे किसान होंगे, आप में से बहुत सारे लोग खेती करते होंगे, तो आप ये तीनों कैसे पूरे करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों प्राइमरी फूड है, ये कैसे पूरा करते हैं? तो इनको पूरा करने के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं समझना। ये 6 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी। अब जैसे एनपीके का मैं बताता हूं, जो सबसे प्राइमरी फूड चाहिए। नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरिया। यूरिया, आपने देखा होगा मार्केट में यूरिया आता है। दूसरा उसके बाद फोस्फेट, उसके लिए सिंगल सुपर फोस्फेट, इसका भी बैग आता है, सिंगल सुपर फोस्फेट का बोलते हैं, कट्टा आता है पूरा 100 किलो का, वो करते हैं फोस्फेट के लिए, फोस्फोरस के लिए। और पोटास के लिए क्या करते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, ये भी अलग से आता है, 100 किलो के इसके बैग आते हैं, कट्टे आते हैं, किसानों को पता होगा इनके बारे में। यूरिया के कट्टे आते हैं, उसके अलावा फोस्फोरस के लिए इसके सिंगल सुपर फोस्फेट के आते हैं, और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास का बैग आता है। अब समझना, ये लोग इस्तेमाल इनको बोलते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद है ये एनपीके को पूरा करने के लिए। अब इसमें से मैं बात करूं, इनका एग्जांपल लें, जैसे यूरिया। यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फूड है ये, सबसे पहले प्राइमरी फूड है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और प्राइमरी है, तो नाइट्रोजन सबसे पहले किसी फसल को चाहिए। अब उसके पूरा करने के लिए यूरिया डालते हैं। अब यूरिया का आपने देखा होगा, यूरिया का जो बैग आता है, कट्टा आता है मार्केट में, वो 100 किलो का आता है, 100 kg का बैग आता है, और उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%। उसमें लिखा होता है 46% इसमें नाइट्रोजन है। तो आप एक बात बताइए, 46% उसमें नाइट्रोजन है, मतलब 100 किलो में 46 किलो नाइट्रोजन मिली, तो बाकी का जो 54 किलो रह गया वो क्या है? क्या है उस और कट्टे में? उसमें नाइट्रोजन तो लिखा है 46%, लेकिन बाकी क्या है? उसी तरह सिंगल सुपर फोस्फेट में 100 किलो, 100 किलो का जो बैग है उसमें लिखा होता है 16% फोस्फोरस है, मतलब 16 kg उसमें फोस्फोरस है, तो बाकी 84 किलो क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटाश है, 100 किलो में 60 किलो पोटाश है, तो बाकी 40 किलो क्या है? और यही बात किसानों को समझानी है, यही बात किसानों को बतानी है। क्यों यूरिया डाल रहे हो? बोलेंगे ठीक है जी, मैं तो यूरिया डालता हूं और मेरा नाइट्रोजन पूरा होता है। उसको बताना है भाई साहब, आप 100 किलो का कट्टा लाते हो, सबको पता है उसमें 46% नाइट्रोजन, तो बाकी क्या है? क्या डाल रहे हो आप अपनी फसल में, क्या डाल रहे हो आप अपने खेत में, वो सोचा कभी आपने? दोस्तों मैं बताता हूँ वो क्या है। यूरिया की अगर बात करो तो उसमें 46% तो उसमें नाइट्रोजन है, बाकी जो 54% है, 54 किलो, 100 किलो में 54 किलो जो बचा है वो है कैरियर। कैरियर। इसी तरह सिंगल सुपर फोस्फेट में 16 किलो केवल फोस्फोरस है, बाकी 84 किलो कैरियर है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60 किलो पोटास है, बाकी 44 किलो कैरियर है। कैरियर है, कैरियर क्या होता है? किसी चीज को वहां तक ले जाने का जो माध्यम, उसको बोलते हैं कैरियर। जैसे मैं, ये पानी, मेरे पास पानी है, मेरे किचन में पानी था, उस पानी को यहां तक लाने का जो कैरियर है वो ये गिलास है ना, इस गिलास से भर के मैं यहां तक लेके आया, पानी मेरे तक पहुंच गया, ये कैरियर है। कैरियर होता है एक चीज को दूसरी जगह लाने का जो कैरियर बना वो है जैसे, जैसे मैं घर से यहाँ ऑफिस तक आता हूं तो मेरा कैरियर क्या है? मेरी कार है। मैं यहां से बिहार मीटिंग देने जाता हूँ, झारखंड मीटिंग देने जाता हूँ, तो मेरा कैरियर क्या है? एरोप्लेन से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, किसी से, वो मेरा कैरियर है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह है, अब आपके खेत तक नाइट्रोजन को पहुंचाने का जो कैरियर है, उस बैग में 46 किलो तो नाइट्रोजन है और बाकी 54 किलो कैरियर है, कैरियर। अब आप सोच के देखो, अब क्या हो, अगर क्या हो, अगर मैं मान लो ऑफिस में आया, यहाँ ऑफिस में पूरा स्टाफ है, सब लोग हैं यहाँ पर, मैं मेरी गाड़ी से आता हूँ, कोई स्टाफ है वो गाड़ी से आ रहा है, कोई स्टाफ बाइक से आ रहा है, कोई किसी बस से आ रहा है, कोई किसी चीज से आ रहा है। अगर मैं क्या करूं, मेरा एक केबिन है अभी, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं क्या करूं, मेरा जो कैरियर है, अब मैंने क्या किया, मैं ऑफिस आया तो मैंने मेरे कैरियर बाहर छोड़ दिया और मैं ऑफिस में अंदर आ गया। अगर क्या हो, मैं अपना कैरियर भी अंदर ही ले आऊं तो मेरे केबिन में, और जितना भी स्टाफ है वो सब अपना अपना कैरियर, जो उनका कैरियर है, जिस चीज पे वो आए हैं, वो सब अपने अपने केबिन में ऑफिस में घुसा दे, तो क्या होगा? आप समझ सकते हो ऑफिस की क्या हालत होगी? सब तहस नहस हो जाएगा, सब भर जाएगा, सब कबाड़ हो जाएगा, सब टूट फूट जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो कैरियर था, कैरियर का काम इतना ही है कि वो खेत से बाहर तक आए
ऑफिस से बाहर तक आए और मैं अंदर आ जाऊं। अब हम अगर कैरियर को भी साथ साथ, अगर मैं मीटिंग देने जाऊं और मैं ट्रेन से जाऊं और मैं ट्रेन वाले को बोलूं भाई साहब हॉल के अंदर घुसा दे पूरा, मेरे को तो अंदर तक जाना कैरियर लेके, तो उस हॉल मीटिंग हॉल का क्या हालत होगा, सोचो आप। आप अपने घर में अपने गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी को अपने बेडरूम में घुसा दें तो क्या हाल होगा आपके आपके बेडरूम का, बस खराब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। आपका यही जवाब होगा। और यही हो रहा है, आज हमारे खेतों की यही हालत हो रही है। आज हम अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाती है 46%, लेकिन 54 किलो जो कैरियर है वो भी वहीं पर डैम्प हो रहा है, जिसका कोई काम नहीं है, बस उसका यही काम था नाइट्रोजन को वहां तक लाना। और दोस्तों, इसी का नतीजा है कि जो चीजें एनपीके तो हमें मिल रहा है इन चीजों से, लेकिन उसके साथ जो कैरियर है ना, कैरियर, वो हम अपने खेतों में डंप करते जा रहे हैं। और साल दर साल होता जा रहा है, इस साल भी डाला, उस साल भी डाला, हर साल, इस साल यूरिया डाला, अगले साल एक कट्टा डाला था, 2 साल डालने पड़े, अगली बार 2 कट्टे डाल देगा, अगली बार 2.5 कट्टे जाएंगे। और ऐसा करते 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 हो क्या रहा है, हमारी जो जमीन है ना, जमीन, उसकी हालत खराब होती जा रही है। नॉर्मली हमारी जमीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मिनरल पार्टिकल 45% होने चाहिए, हवा के लिए 25% स्पेस होना चाहिए, 25% बाकी गैस और वाटर होनी चाहिए, और बाकी 5% में ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिक मैटर है, जड़ें हैं, वो सब ये होना चाहिए। ये एक सोइल का स्ट्रक्चर है, ऐसा सोइल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, हर साल हम उसमें इतना कैरियर डंप कर रहे हैं, इतना कैरियर डंप कर रहे हैं कि हमारी जो जो जमीन है ना, हमारी जमीन, वो इसकी बजाय हमारे जमीन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, ये हमारी जमीन का स्ट्रक्चर हो गया है। 75% उसमें मिनरल पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं, बाकी 25% गैस वाटर बचा है, बाकी सब चीजें, हवा का जो स्पेस था, जो भी चीजें थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। सब चीजें घट गई है। क्यों घट गई है, क्योंकि हर साल वहां पर जो फालतू के जो कैरियर्स है वो वहां पर डंप होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से कि हमारी जो जमीन है उसकी हालत ये हो गई, जमीन बंजर बनती जा रही है। पौधों को न्यूट्रिशन तो दे रहे हो, वो ले लेते हैं जितनी नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन जमीन को बदले में आप बंजर बनाते जा रहे हो। पहले जिस जमीन में बहुत अच्छी खेती होती थी, सॉफ्ट थी, आज वही जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। कारण कि अवेयरनेस नहीं है, किसानों को बताया नहीं जाता कि वो ये जो यूरिया डाल रहे हैं, इस यूरिया से उनके खेतों में नाइट्रोजन के साथ साथ कितनी अलग चीजें, कितनी तरह का कैरियर वो अपनी फसल में डंप कर रहे हैं, अपनी जमीन में डंप कर रहे हैं। तो ये आज हमारे जमीन का स्ट्रक्चर हो गया है। आप ये जो, और जो मिनरल पार्टिकल एयर स्पेस था वो घटता जा रहा है, सारी जमीन सॉलिड होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। आप अपने दादा परदादा से खुद पूछना कि पहले जमीन जो है बड़ी भुरभुरी होती थी, और अब समय के साथ साथ उसी जमीन को देखोगे तो बड़ी स्ट्रोंग होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जमीन बंजर होती जाएगी, हर साल पैदावार के लिए और ज्यादा रासायनिक खाद डालने पड़ेंगे, और ज्यादा डालने पड़ेंगे, और होगा क्या, पैदावार थोड़ी थोड़ी हो सकता है बढ़े, लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, और किसान कभी भी समृद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी फसल की ग्रोथ हो, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसको खाना देना है। कौन सा खाना देना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्राइमरी कौन से हैं, एनपीके, फिर उसके बाद कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीज, ये पूरे करने हैं, 6 तरह के पहले पूरा करना है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा करना है। अगर ये आप कर दें तो आपकी फसल में ग्रोथ होगी, 100% होगी। लेकिन साथ में कैरियर नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन किया है दोस्तों। अभी आप देखें, अगर जमीन को अगर काट के नीचे तक की लेयर देखेंगे तो पूरी किस तरह की हार्ड जमीन होती जा रही है। ये नतीजा है। अगर सोचो, इस तरह की जमीन जब होगी तो क्या उसमें पैदावार बढ़ेगी या घटेगी? आप सबका जवाब एक ही होगा कि सर इसमें तो पैदावार घटेगी। क्यों? क्योंकि जमीन में जब इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी तो उसमें जड़ें नहीं चलेंगी, उसमें प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा, उसमें प्रॉपर पानी नहीं जाएगा, तो फसल कैसे बढ़ेगी? और जब फसल कम होगी, उत्पादन कम होगा, तो हर साल वो पैदावार कम होगी, और किसान और ज्यादा खर्चे करता चला जाएगा, और ज्यादा खर्चे करता चला जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, अब मेन टारगेट हमारा यही है। प्लांट्स कैन ग्रो इन सोइल और सोइललेस मीडियम। जरूरी नहीं कि पौधे को ग्रो करने के लिए जमीन ही चाहिए, जमीन और जमीन के बिना भी पौधे तैयार। आज इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा, लेकिन खेती की ऐसी ऐसी टेक्निक उसने डेवलप कर दी है जो हमारा देश उसके नजदीक भी नहीं है। टेक्निक्स वो क्या करते हैं, पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं, जरूर उनके पास जमीन नहीं, छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसने आयाम स्थापित कर दिए हैं आज एग्रीकल्चर में। पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े वैज्ञानिक, सभी देशों से लोग जाके वहां कृषि की टेक्निक सीखने आते हैं। तो जमीन और जमीन के बिना सोइल लेस भी फसल की जा सकती है। इजराइल करता है, हवा में खेती करता है, वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पौधे को जमीन किस लिए चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए। अगर आप न्यूट्रिशन पूरा कर दें, उसको खाना चाहिए, कैसे भी उसको खाना मिलना चाहिए। तो 16 प्रकार का जो खाना है जैसे हमने बात की, वो उसको चाहिए।
माइक्रो एंड माइक्रो, और साथ में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट से मिल जाएंगे, बाकी उसको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और उसको कैसे पूरा करेंगे, उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमने दो शानदार प्रोडक्ट तैयार किए हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं। वैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पौधे को न्यूट्रिशन तो है, लेकिन साथ में आपको कैरियर नहीं लेना पड़ेगा, 100 किलो के कट्टे नहीं डालने पड़ेंगे, उनको हमने छोटे फॉर्म में बनाया है ताकि जो एक्टिव चीजें हैं बस वही आपको मिले। और उसमें आपको पता है कि हमारा जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। जी हाँ, ये एक लिक्विड लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर है। इसके अंदर पौधे के मिलने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटास जैसे जो इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इसमें पाए जाते हैं। उन सबको मिला के हमने एक शानदार प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। छोटा सा है, अब तो इसकी तीनों पैकिंग है, 100 ml भी आ चुका है, 500 ml भी आ चुका है, और 1 लीटर में भी है। जैसा जिसकी जमीन है उसके अनुसार इसको दिया जा सकता है। जिसके पास कम जमीन है उसको छोटी पैकिंग दे सकते हो, बड़ी पैकिंग दे सकते हो, बड़ी थोड़ी इकोनॉमिक पड़ती है, तो डिपेंड करता है कि किसान किस कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों ये है छोटी सी चीज, लेकिन बड़े बड़े कट्टों की बराबरी करता है। मैं पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, फिर एग्जांपल देता हूं कि पुराने समय में आपने देखा होगा, पुरानी लड़ाइयां देखी होंगी, पुरानी जब भी लड़ाइयां दिखाते थे ना उसमें क्या करते थे, बड़ा सा गोला, तोप का गोला लेते थे, उसमें बड़ी सी तोप के ऊपर कई सैनिक उठा के लेके जाते थे, तोप के गोले को रखते थे, राग लगाते थे, वो गोला जाता था, गिरता था, जैसे गिरता था 100-200 लोगों को मार देता था। इतना बड़ा गोला था, उठाने में कई सैनिक लगते थे, और मारता कितने लोगों को था, 100-200 लोगों को मारता था। आज क्या हो रहा है, आज पता है कैसे कैसे बम है। अगर मैं इसकी बात, परमाणु बम की बात करूं तो कुछ 200-250 ग्राम का बम है केवल, लेकिन अगर डाल दिया ना तो पता नहीं करोड़ों लोगं को मर जाए, लेके मार देगा। और वजन कितना है, केवल 250 ग्राम। टेक्नोलॉजी है, साइंस है ये। अब बड़े बड़े वो 100-100 यूरिया कट्टे डालना, ये डालना, और फायदा थोड़ा सा। वही काम हो रहा है हमारे साथ, वही हमारे पुराने ट्रेडिशन पे हम चलते जा रहे हैं। ये बहुत ही कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो एक तो प्रोडक्ट हमारा है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा जो और भी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके फसल में न्यूट्रिशन पूरा करता है वो है ऑर्गेनिक एग्रो पावर। केवल 250 ग्राम का पैकेट है ये, 250 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ जमीन के लिए सफिशिएंट है। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी आपकी फसल को चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इन दोनों से आपको पूरे हो सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो दोस्तों जैसे ही फसल को न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ होगी ही होगी, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। आपके बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके बच्चे को आयरन कैल्शियम अच्छा मिलेगा, आपके बच्चे को प्रोटीन अच्छा मिलेगा, आपके बच्चे को जो भी पोर्शन है अगर अच्छा मिलेगा तो उसकी ग्रोथ होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह जिस भी फसल में, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे चावल की फसल हो, चाहे कोई भी अनाज की कोई भी फसल हो, दालें हो, इसके अलावा चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, कोई भी किसी तरह की फसल हो, अगर उसके पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा तो 100% ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर हो, एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर या एग्रो पावर, ये दोनों, ये पाउडर फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, इन दोनों को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं फसल को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो इन दोनों से जो भी आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को पूरे होंगे। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, सीधी सी बात है, देखिए कब कब इस्तेमाल करना है। कोई भी पौधा है ना, उसकी 3 अवस्थाएं, जैसे हमारी खुद की 3 अवस्थाएं हैं, एक बाल्यावस्था, बचपन, एक यौवन अवस्था, और एक वृद्ध अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी इंसान की। उसी तरह अगर वो पौधे की बात करूं तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं किसी भी फसल की, चाहे फसल, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो अनाज हो। एक बाल्यावस्था, जब पौधा थोड़ा सा तैयार हुआ, बाल्यावस्था है। फिर एक उसकी यौवन अवस्था, जब वो पूरा बढ़ गया है। और एक परिपक्व अवस्था, जब उसमें फ्रूट्स लगते हैं, या उसमें बीज लगते हैं, या उसमें बाली लगती है, जो भी जिस भी चीज की फसल है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी परिपक्व अवस्था या उसकी वृद्ध अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा चाहिए होता है। बाल्यावस्था में न्यूट्रिशन चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए, फिर यौवन अवस्था में उसको चाहिए अच्छा न्यूट्रिशन, और परिपक्व अवस्था में जब वो, जैसे बच्चा है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ताकि उसको ग्रोथ करनी है, फिर जवानी में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए, अच्छा स्टेमिना चाहिए, फिर बुढ़ापे में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो अपना आराम से अपना वृद्ध अवस्था उसको कंप्लीट कर सके। तो ये 3 अवस्थाओं में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, और इन्हीं 3 अवस्थाओं में हमें इसको इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या है, ये इसके फायदे हैं जो जो मैंने बताया वो मैंने आपको बता ही दिया। पौधों में संतुलित वृद्धि करता है, अन्न तत्वों को बढ़ाता है, जड़ों को मजबूत करेगा, शाखाएं बढ़ेंगी, जो भी अगर उसको पोषण मिलेगा तो उसके सारे जो भी उसके बेनिफिट है, जैसे बच्चे को मैं बात करूं, अगर बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी आंखें अच्छी होंगी,
उसकी याददाश्त अच्छी होगी, उसकी बोलने की शक्ति ज्यादा होगी, उसके दौड़ने की शक्ति अच्छी होगी, ये सब कुछ जो भी। तो उसी तरह फसल के उसमें फलों की संतुलित वृद्धि होगी, ज्यादा मादा फूल ज्यादा बनेंगे ताकि ज्यादा ज्यादा फ्रूट बन सके, फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकेंगे। फसल में जब भी कोई तनाव की स्थिति होगी, ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा आंधी होगी, ऐसा कोई भी चीज होगी, तो उस समय आपकी फसल स्ट्रोंग रहेगी ताकि वो किसी भी तरह की चीज को झेल सके। तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए दोनों को ही 1 लीटर पानी में अगर मैं, ये दोनों स्प्रे की फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं सर 1 एकड़ में ये कितना डलेगा, ये कितना डलेगा। देखिए, आप एकड़, बीघा, किला, कट्टा, जो भी अलग अलग जगह, सब जगह खेती के अलग अलग प्रमाण है, अलग अलग चीजें हैं जिस हिसाब से लोग खेती करते हैं। कोई एकड़ के हिसाब से मापता है, कोई किले के हिसाब से मापता है, कोई बीघे के हिसाब से मापता है, कोई कट्टे के हिसाब से मापता है, सब अलग अलग है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूं। आपको इनको स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी, जैसे टंकी है स्प्रे की, तो उसके हिसाब जितनी भी बड़ी आपकी लीटर की टंकी है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम तो डलेगा एग्रो पावर, जो पाउडर फॉर्म में है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम तो डलेगा एग्रो पावर, और 2 से 2.5 ml डलेगा ग्रोथ प्रमोटर। बस ये इस रेशियो में आपको डालना है। 1 लीटर में 1 ग्राम पाउडर और 2 से 2.5 ml एग्रो, जो ग्रोथ प्रमोटर है हमारा, वो डालना। ये दोनों डालने हैं। अब 10 लीटर की टंकी है तो 10 ग्राम पाउडर डल गया और 25 ml आपने ग्रोथ प्रमोटर डाल लिया। बस उसको स्प्रे करना है। अब आपकी जमीन कितनी बड़ी है, उसमें 1 टंकी लग रही है, 2 टंकी लग रही है, 4 टंकी लग रही है, 10 टंकी लग रही है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो 1 लीटर में 1 ग्राम पाउडर एग्रो पावर का डालना है। जो फिर से आपको बता दूं, 1 लीटर पानी में, नोट कर लो, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, तो ये जो एग्रो पावर है जो आपको अभी नजर आ रहा है, इसके हिसाब से डालना है। 10 लीटर की टंकी में 10 ग्राम पाउडर डलेगा। क्यों? ये नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे है। बहुत ही थोड़ी मात्रा में लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। तो 1 लीटर की टंकी में, 10 लीटर की टंकी है तो 10 ग्राम, 15 लीटर की है तो 15 ग्राम, 20 लीटर की तो 20 ग्राम डलेगा। और जो ग्रोथ प्रमोटर है, एग्रोलेक्स ग्रोथ प्रमोटर है, ये 2 से 2.5 ml पर लीटर। 10 लीटर की टंकी है तो 25 ml डाल दो। इस हिसाब से ही दोनों को डालना है, और 3 बार स्प्रे करना है। कौन सा 3 बार? बचपन अवस्था में जब पौधा आपका थोड़ा सा विकसित हुआ है, उस समय एक स्प्रे होगा। फिर उसके बाद यौवन अवस्था, जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो गया, तो एक स्प्रे होगा। और तीसरा परिपक्व अवस्था। ये लगभग 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन तीनों में गैप रखना है, और इस हिसाब से 3 स्प्रे करने हैं। और दोस्तों, जैसे ही कोई भी व्यक्ति इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के 3 स्प्रे करेगा, तो 100% पहले ही साल उनके उत्पादन में 20% से लेके 50% तक उसकी ग्रोथ होगी। ऐसा 100% मैं प्रोमिस करता हूं आपसे। किसी भी किसान के पास जाइए, ये 100% प्राकृतिक उत्पाद है, पहला। दूसरा, फसलों पर होने वाले जो रासायनिक छिड़काव थे, पैदावार तो बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जब पोषण मिलेगा तो पैदावार बढ़ेगी। 20% से 50% तक पैदावार बढ़ेगी, पहला। दूसरा, जो वो ऑलरेडी रासायनिक खाद डाल रहा था, पहले साल पूरे बंद नहीं कराने हैं, उनमें 20 से लेकर 30% तक की बचत हो जाएगी। दोनों काम होंगे, पैदावार भी बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी जो भी वो रासायनिक खाद, कीटनाशक या कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहा था, उनमें 30% तक की कटौती होगी। अगर वो 3 कट्टे डाल रहा था तो 1 कट्टा डालना पड़ेगा। और फसल की पैदावार अगर उसकी 1 क्विंटल थी, तो हो सकता है वो 1.5 क्विंटल तक चली जाएगी। तो इस हिसाब से 20 से 50% बोल के आना किसान को, बोल के आना मेरे ब्याह पे, उनको वादा करके आना कि पहले ही साल आपकी फसल में 20% से 50% तक की ग्रोथ मिलेगी आपको। इसी साल आपको ग्रोथ मिलेगी, और जो चीजें डाल रहे थे उन चीजों में 20 से 30% की कटौती कर देनी है। और लास्टली, मानव, पशु पक्षी और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है ये आपकी। ऐसा नहीं है कि पैदावार तो बढ़ी, लेकिन साथ में कैंसर हो गया किसी को, अरे क्या करेंगे ऐसी पैदावार बढ़ा के? भगवान बचाए ऐसी पैदावार से। ऐसा उत्पादन हमें नहीं बढ़ाना जो मानव जाति के लिए खतरा हो, पशुओं के लिए खतरा हो, पर्यावरण के लिए खतरा हो। तो दोस्तों, हमारी फसल बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, और बीमारियों से भी बचेंगे। और यही हमारा मिशन है कि अमृतदायी फसल, विष मुक्त खेती और समृद्ध किसान, ये टारगेट हम पूरा कर पाएंगे। ये दोनों प्रोडक्ट को आप पकड़ लो और हर किसान तक, हर हर खेती करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा। और मैं लंबा चौड़ा नहीं कह रहा 2 साल बाद रिजल्ट आएंगे, 3 साल नहीं, उसी बार। मिर्च उगा रहा है, डालिए आप मिर्च की खेती में, देखिए रिजल्ट। टमाटर उगा रहा, देखिए फर्क आप। गेहूं कर रहा, देखिए फर्क आप। चावल कर रहे, देखिए फर्क आप। पहले साल फर्क देखिए, खुश हो जाएगा किसान। अगली बार जब उसके पास जाओगे ना, तो गर्व से जाना। वैसे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही फोन आएगा, भाई साहब वो और चीजें देख के जाओ।
तो दोस्तों, ये दो प्रोडक्ट हैं, ये न्यूट्रिशन देने के प्रोडक्ट्स। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कब इस्तेमाल करना है। और कोशिश एक काम और करें, जब भी आप किसी किसान के पास जाएं उसको बताएं कि ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर है और ये हमारा जो एग्रो पावर है इसका स्प्रे करना है। एक चीज और बता के आए, जब भी उनको स्प्रे कराएं, जैसे ये मैंने कुछ चीजों का बताया, वैसे ज्यादातर जैसे आप गेहूं, धान, कपास या कोई भी इस तरह की पहला छिड़काव पौधा लगाने के 40 से 45 दिन बाद, दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव से 15 दिन बाद, और तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 15 दिन बाद। अगर आप गाजर, मूली, मेथी, पालक, धनिया, तो पहला छिड़काव पौधा लगाने के 15 दिन बाद, दूसरा छिड़काव पहले के 7 दिन बाद। वो पौधे की मैच्योरिटी के हिसाब से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप अगर आप अंगूर की करते हैं या केले की करते हैं तो पहला छिड़काव 40 दिन बाद, दूसरा 30 दिन बाद, उसके 30 दिन बाद। टमाटर, बैंगन, मिर्ची का पहला छिड़काव पौधा लगाने के 20 से 25 दिन बाद, और फिर उसके छिड़काव के 15 दिन बाद, फिर उसका छिड़काव के 15 दिन बाद। ऐसे करके सारी फसल के अनुसार आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी उसको बोले कि छिड़काव करें, उस समय जमीन में नमी होना आवश्यक है। देखिए, अब किसान के पास आप गए, किसान को बताया कि ये दो प्रोडक्ट हैं, ये आपको लेने हैं, इनका स्प्रे करना है, 3 बार स्प्रे करना, वो ले लेगा, पैसे भी आपको दे देगा। अब उसी पैसे में उसके ज्यादा फायदे हो तो उसके लिए कुछ उसको गाइडलाइन बता के आनी है कि जब भी आप इनका स्प्रे करें तो उस समय आपकी जमीन में नमी होना आवश्यक है। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर नमी नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी कोशिश ये करें, उसको एक चीज बताएं, या तो सुबह 10 बजे से पहले छिड़काव करें या शाम को 5 बजे के बाद। बस ये दो छोटी छोटी गाइडलाइन उसको बता के जरूर आए किसान को, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। सुबह 10 बजे से, अब वो दोपहर के समय स्प्रे कर रहा है तो रिजल्ट कम आएंगे, सीधी सी बात है, ड्राइनेस ज्यादा रहेगी और इतना एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। तो सुबह 10 बजे से पहले स्प्रे कराएं या शाम को 5 बजे के बाद कराएं। बस ये चीज का ध्यान रखना है। कैसे स्प्रे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। कितनी बार स्प्रे करना है? 3 बार स्प्रे करना है। दोनों को मिला के ही साथ में स्प्रे कर सकते हैं, 1 ग्राम पाउडर और 2.5 ml ग्रोथ प्रमोटर के हिसाब से, पर लीटर पानी के हिसाब से। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, काफी सारे लोग। क्योंकि मेरे को जब तक आपके एक्सप्रेशन नहीं दिखते ना तब तक समझ में नहीं आता आप लोग समझ भी रहे हैं। कहीं मैं इधर बोले जा रहा हूँ और पता चले कि काफी सारे लोग तो भाई सो चुके हैं, बाद में मीटिंग खत्म होगी तब जगाएंगे, आज ही उठो मीटिंग खत्म हो गई है। तो दोस्तों, ये चीजें नोट कीजिए, किसान को जाके बतानी है। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, ग्रोथ बढ़ा, क्यों बढ़ा देगा? सीधी सी बात है, इसमें न्यूट्रिशन है, जो पौधे को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसमें मौजूद है। दोस्तों, जो ये आज का जो सेशन है, एग्रीकल्चर का मीटिंग का जो सेशन है, ये कल भी रहेगा। कल शाम को दोबारा से 6 बजे फिर मीटिंग रहेगी। और मैं चाहूं तो मैं एक दिन में ही मैं आपको सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप हम इसको टुकड़ों में करें, ताकि एक दिन में सारी बात बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या करेगा, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। तो आज केवल इन्हीं दो प्रोडक्ट से ऊपर बात करेंगे कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स का काम है न्यूट्रिशन का। कई लोग बोलते हैं सर कीटनाशक नहीं है क्या हमारे पास? कीटनाशक है ना, बहुत सारे किसानों के पास जाओगे, किसान भी आपको बोलेंगे सर कीटनाशक नहीं है क्या? देखिए, जब आप इस न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे वो अपना ग्रोथ प्रमोटर है, चाहे वो एग्रो पावर है। अब जब होता क्या है, जब किसी कोई व्यक्ति है, चाहे मैं अपने आप से एग्जांपल लूं, कि मैं जब मान लेते हैं मेरा न्यूट्रिशन अच्छा है, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो चांसेस है कि मुझे बीमारी कम लगेगी। दूसरी तरफ एक इंसान है जो प्रॉपर खाना नहीं खाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो आप खुद बताएं बीमारी लगने के चांसेस मुझे ज्यादा है या दूसरे को ज्यादा है? सीधी सी बात है, दूसरे को ज्यादा है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो दवाइयों की जरूरत ज्यादा किसको पड़ेगी, मुझे या उसको? बीमार होने के बाद जो दवाइयां लेते हैं, वो दवाइयां की जरूरत उसको ज्यादा पड़ेगी या मुझे? सीधी सी बात, उसको ज्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोषण कम है। तो आप किसान को आश्वस्त कीजिए कि जब भी आप ये हमारे जो ग्रोथ प्रमोटर और एग्रोलेक्स जो पावर है, ग्रोथ पावर है,
एग्रो पावर है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही आपको कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो फसल है, जो पौधे हैं, वो स्ट्रोंग होंगे। वो स्ट्रोंग होंगे, और जैसे ही वो स्ट्रोंग होंगे, जैसे ही वो स्ट्रोंग होंगे, तो आपकी जो जो कीटनाशकों का जो आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, वो कीटनाशकों का इस्तेमाल अब आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि आपका पौधा स्ट्रोंग है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके पत्ते स्ट्रोंग है, जल्दी उनको कोई बीमार नहीं कर पाएगा, जल्दी कोई कीड़ा नहीं लग पाएगा, जल्दी किसी फसल का जो तेज आंधी, तेज बारिश, ऐसी किसी चीज का उस पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो ये जब आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, खाली ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पौधों से को बीमारियों से बचाने के लिए जो फालतू की चीजें वो इस्तेमाल करता था, वो भी पहले साल से ही उसको 20 से 30% कम कर देनी है। ऑटोमेटिक ही पसंद उसको, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन लगता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई मतलब ब्लैक फंगस एक जो लगती है पौधों पे, वो लगती है, या कोई भी पत्ती मरोड़, या ऐसी कोई भी बहुत सारी बीमारियां जो पौधों पे लगती है, ऑटोमेटिकली मैंने हजारों हजारों किसानों पे ट्राई किया है कि जब उनको ये दोनों प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली फसल में बीमारियां लगनी कम हो जाती है। तो कीटनाशकों की अभी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक ही हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल हो, जहरीली चीजों का कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको किसानों को जाके बताने हैं कि ये कैसे काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी फसल का खाना है, जो 16 प्रकार का उसको खाना चाहिए, ये उसको पूरा करें। अभी किसान कैसे पूरा कर रहे हैं और अब कैसे पूरा करेंगे, बस आपको ये डिफरेंस बताना है, जिससे हमारा किसान के खर्चे कम होंगे, पैदावार बढ़ेगी, और साथ ही साथ बीमारियां भी बचेंगी। और ये 100% आप रिटर्न में दे के आ सकते हो कि पहले ही साल आपकी फसल में ग्रोथ होगी ही होगी, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।